मैं डॉक्टर पीवी मिश्रा हूँ और आज का ये शिमी प्रोग्राम इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि आम लोगों तक ये बात पहुँच सके कि पाँव में जो सूजन होती है, उसकी क्या वजहें हैं और उसके लिए क्या उपचार होनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सके, ये पर्पज़ है आज हम लोगों का। पाँव में सूजन का मतलब ये है कि पाँव में जब आपको पाँव फूला-फूला लगता है और उसपे जब आप उँगली को दबाते हैं, तो उँगली धँस जाती है। इसको हम लोग पीडल एडिमा कहते हैं। और यदि इसके कारण पे हम विचार करें, तो पाएँगे कि 3 तरीके का कारण होता है। एक तो ये कि लाइफ़स्टाइल में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वज़ह से पाँव में सूजन आ रही है। दूसरा ये कुछ लोकल कॉजेज़ हैं, जिसकी वज़ह से सूजन आ रही है। और तीसरा कुछ सिस्टमिक कॉजेज़ है जिसकी वज़ह से सूजन आती है। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, अच्छी समझ के लिए हमें थोड़ा-सा जानना पड़ेगा कि टिश्यू में सूजन आती क्यों है? तो टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं। टिश्यू में सूजन क्यों आती है? पाँव में सूजन क्यों आती है? यदि देखा जाए तो टिश्यू में हार्ट जब ब्लड पंप करता है, तो वो वहाँ से आर्टरी के थ्रू पहुँचता है टिश्यू में। टिश्यू में कैपिलरीज़ के माध्यम से वो टिश्यू को ब्लड सप्लाई करता है। मतलब ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डेक्सट्रोज़ होता है, ये सारा चीज़ टिश्यू को मिलता है, वहीं से एक्सट्रैक्ट करता है टिश्यू। और फिर वहाँ से पूरा एक्सट्रैक्ट हो चुका होता है वो, तो वहाँ से वेन के माध्यम से फिर वापस हार्ट पे पहुँचता है। फिर हार्ट उसको पंप करता है और इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। अब टिश्यू में जब परफ्यूज़न हो रहा होता है, तो कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड यदि उसके अंदर जमा हो जाता है टिश्यू में, तो उसको फिर खींच के हार्ट तक पहुँचाने का काम लिम्फेटिक्स का होता है। अब टिश्यू में जो कैपिलरीज़ होती है, उसमें फ्लूइड बाहर जाएगा या अंदर जाएगा, ये कुछ नियमों के द्वारा तय होता है। जैसे कि टिश्यू में जो कैपिलरी आ रही है, वो कैपिलरी के अंदर प्रेशर क्या है और वो प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, एक ओंकोटिक प्रेशर होता है। यदि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए, तो फ्लूइड लीक करेगा, यानी कि कैपिलरी में से फ्लूइड निकल के टिश्यू में पहुँचेगा और टिश्यू फूलने लगेगा। या ओंकोटिक प्रेशर लो हो जाए, जैसे ओंकोटिक प्रेशर को आमतौर पे एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन डिसाइड करता है। तो कोई भी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ब्लड के अंदर का सीरम एल्ब्यूमिन यानी प्रोटीन घट जाए, तो भी वो कैपिलरी में से निकल के वो फिर वो टिश्यू में जमा हो सकता है। अब हम कारणों पे आते हैं। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब कारण के विचार करें, तो पहला तो ये है कि लाइफ़स्टाइल में जो प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी कई बार परेशानी आती है। जैसे कि जो काफ मसल्स है, यानी घुटने के नीचे की जो मांसपेशी होती है, उसे हम लोग कहते हैं सेकंड हार्ट। इसे सेकंड हार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप खड़े होते हैं, अपराइट पोस्चर में होते हैं, तो ग्रेविटी का नियम है कि जो भी फ्लूइड होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। तो वो जब कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है, तो वो ब्लड जो है पूरा का पूरा पाँव में जमा होना चाहता है। लेकिन ये काफ मसल्स है, जो उसको पंप करके वापस हार्ट की तरफ पहुँचा देता है। इसलिए हम लोग उसको सेकंड हार्ट कहते हैं। अब कोई व्यक्ति का काफ़ी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, तो उसकी वजह से उसका काफ मसल्स उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, तो मोटे आदमी में सूजन आ सकती है। ऐसे व्यक्ति में जो चलते-फिरते नहीं है, काम नहीं करते हैं, काफ मसल्स का एक्सरसाइज़ नहीं होता है, उसमें सूजन उसके पाँव में भी सूजन आ सकती है। कोई ऐसा काम कोई कर रहा है जिसमें बहुत लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, तो उस वक़्त भी सूजन आ सकती है। और हम लोग कहते हैं कि यदि ऐसी बात हो रही है कि आपको लंबे समय तक खड़ा रहना है, तो पाँव को थोड़ा हिलाते-डुलाते रहिए, थोड़ा चलते-फिरते रहिए, ताकि काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा और उस ब्लड को फिर पंप कर देगा हार्ट की तरफ और पाँव में सूजन नहीं आएगी। तो लाइफ़स्टाइल के प्रॉब्लम की वजह से हम लोग समराइज़ करें, तो यदि शरीर का वज़न बढ़ जाए, उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, लंबे समय तक खड़ा रहना पड़े, उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। यदि कोई चलता-फिरता नहीं है, सुबह टहलता नहीं है, तो उसमें भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम लोकल कॉजेज़ की यदि बात करें, तो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस यानी कि किसी सपोज़ कि बाएँ पाँव में जो लेग से भेन निकल के और हार्ट तक पहुँचता है और अंदर के सारे फ्लूइड्स को वो हार्ट तक पहुँचाता है। यदि वो जाम हो जाए, जिसको हम लोग डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं, तो क्या होगा
कैपिलरी से ब्लड हार्ट की तरफ मूव नहीं कर सकेगा, तो फिर क्या होगा, कैपिलरीज के थ्रू लीक करते हुए और वो जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वहां पर सूजन पैदा होती चली जाएगी। उसी तरीके से यदि कहीं चोट आ जाता है, तो चोट आने की वजह से जो है कैपिलरी का परमेबिलिटी बढ़ जाता है, कैपिलरी थोड़ा लीकिंग हो जाता है, तो कैपिलरी से लीक होगा तो फिर वहां पे फ्लूइड जमा हो जाएगा। चोट की वजह से भी ऐसा होता है, जिसको कि हम लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। अब जब भेन से निकल के ब्लड वो हार्ट की तरफ जाता है, तो भेन के अंदर छोटे छोटे भाल्व्स होते हैं, जो लेग से ब्लड को हार्ट की तरफ तो जाने देते हैं, लेकिन हार्ट की तरफ से लेग को नहीं जाने जाते। तो ये गाइड करने का काम करता है भेन के अंदर का भाल्व। तो भाल्व यदि खराब हो जाए किसी वजह से, उसको हम वेनस इनसफिशियंसी कहते हैं, तो भी फिर पाँव में सूजन आने लगेगी। वेनस इनसफिशियंसी में हम लोग को फिर इलास्टिक स्टॉकिंग का हेल्प लेना पड़ता है। आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति मौजा पहना है, तो मौजा पहनने के बाद क्या होता है कि जहाँ तक मौजा रहता है वहां तक तो सूजन नहीं रहती है, उसके ऊपर सूजन दिखाई पड़ता है। इलास्टिक स्टॉकिंग इसी तरीके से काम करता है। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि सुबह तो ठीक रहता है पाँव, लेकिन शाम होते होते पूरा पाँव फूल जाता है, और हम लोग देखते हैं कि वेनस इनसफिशियंसी है, उसके उसके वेन जो है काफी टॉर्चुअस हैं, मोटे हैं, और वो खड़ा होने पे फूल जाते हैं। तो वैसे में हम लोग को इलास्टिक स्टॉकिंग का हेल्प लेना पड़ता है, जो दबा के रखता है वेन को, और वेन को इस तरीके से वहां पे पानी जमा नहीं होने देता है, इस तरीके से सूजन नहीं आने देता है। अब हम सिस्टमिक कॉजेज की बात करें, तो सिस्टमिक कॉजेज में सिरोसिस है, यानी कि लीवर की परेशानी, हार्ट फेल्योर है, हार्ट की परेशानी, किडनी फेल्योर है, किडनी की परेशानी। इसके अलावा अंडर न्यूट्रिशन है, तो उसकी वजह से भी परेशानी होती है, एल्ब्यूमिन लो हो जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कई बार प्री एक्लेम्पसिया होता है, उसकी वजह से परेशानी होती है। तो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हम लोग प्री एक्लेम्पसिया से। प्री एक्लेम्पसिया में क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसका ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ उसके पेशाब में प्रोटीन का लीकेज होने लगता है, जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है। एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से, जैसा हम लोगों ने पहले बात किया था कि एल्ब्यूमिन की कमी होगी, तो कैपिलरी के अंदर जो रिटेनिंग कैपेसिटी होती है फ्लूइड की, वो चली जाएगी। वो फ्लूइड जो है लीक करता चला जाएगा, और फिर एडिमा हो जाएगा। वो एडिमा पूरे शरीर में हो सकता है। जितना एल्ब्यूमिन लो रहेगा, उसी हिसाब से एडिमा काफी ज्यादा हो सकता है शुरू में पाँव में हो, बाद में फिर चेहरे पे भी आने लगे, फिर पूरे शरीर में आने लगे, जिसको हम लोग इनासार्का कहते हैं। प्री एक्लेम्पसिया के बाद हम बात करें सिरोसिस की। सिरोसिस का मतलब हुआ कि लीवर के अंदर जो हेल्दी पेरेंकाइमा है, लीवर के जो नॉर्मल सेल्स हैं, उसकी जगह पे फाइब्रोसिस हो जाता है, और लीवर सेल्स सही ढंग से काम नहीं करता है। लीवर का काम है एल्ब्यूमिन को पैदा करना, एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस करना। अब यदि लीवर एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस नहीं कर रहा है, तो एल्ब्यूमिन लो हो जाएगा। एल्ब्यूमिन लो होगा तो फिर कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड की रिटेनिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी, और फ्लूइड वहां से लीक करके फिर टिश्यू में चला जाएगा। तो सिरोसिस में इस वजह से पाँव में सूजन आ जाती है। हार्ट फेल्योर में क्या होता है, हार्ट फेल्योर में जब कभी हार्ट फेल्योर होता है और राइट वेंट्रिकुलर जो है, राइट वेंट्रिकल ब्लड को रिसीव करने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल पहले से प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो ये प्रेशर पूरा का पूरा राइट वेंट्रिकल का प्रेशर राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रिया से फिर वेना के भाग में आता है, और वो प्रेशर जो फाइनली कैपिलरीज तक चला जाता है। कैपिलरी के पास प्रेशर ज्यादा होता है, तो वहां से फिर फ्लूइड का लीकेज स्टार्ट हो जाता है, और फिर पाँव में सूजन आ जाती है। वो हार्ट फेल्योर, इस वजह से हार्ट फेल्योर वाले मरीज के पाँव में सूजन रहेगी। किडनी फेल्योर की बात करें, तो किडनी फेल्योर में जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पूरा पाँव, पूरा शरीर सूज जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, लिवर ने जो एल्ब्यूमिन बनाया, वो सारा एल्ब्यूमिन पेशाब के माध्यम से बाहर निकल गया। तो फिर पेशाब की कमी, पेशाब के माध्यम से जो एल्ब्यूमिन निकल रहा है शरीर से, वो बाहर जा रहा है। तो बार बार बाहर जाते जाते एल्ब्यूमिन घटना शुरू हो जाता है, और एल्ब्यूमिन घटते घटते इतना लो हो जाता है कि फिर वही एल्ब्यूमिन के लो होने की वजह से जो है एडिमा डेवलप करना शुरू करता है। वो किडनी फेल्योर में ये कारण होता है। फिर जब एडिमा डेवलप कर रहा होता है, तो शरीर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है। रास सिस्टम के एक्टिवेट होने से क्या होता है कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लगता है। तो सोडियम वाटर के रिटेंशन से भी फिर शरीर का सूजन बढ़ता चला जाता है। और रास सिस्टम का एक्टिवेशन हार्ट फेल्योर में भी होता है, लीवर फेल्योर में भी होता है, और किडनी फेल्योर में भी होता है। तो एल्ब्यूमिन के लो होने के साथ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ कुछ बायोकेमिकल भी प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से सूजन बढ़ता चला जाता है।
बच्चों में एक बीमारी होती है क्वाशियोरकर, जिसमें कि बच्चों को सही ढंग से हेल्दी फूड नहीं मिल रहा है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। तो एनर्जी का कमी से मेरास्मस होता है, जिसमें बच्चा बिल्कुल दुबला-पतला सा दिखाई पड़ता है, फेल दिखाई पड़ता है। दूसरा होता है क्वाशियोरकर, जिसमें एनर्जी की नहीं, प्रोटीन की कमी होती है। तो ऐसे बच्चे जो हैं प्लम्प हो जाते हैं, कोई काफ़ी मोटा-मोटा हो जाते हैं, पूरा शरीर फूला हुआ रहता है। तो ये एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से, मालन्यूट्रिशन की वजह से एल्ब्यूमिन की कमी होगी, और एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से फिर पूरे शरीर में सूजन आ सकता है। एक और पर्टिकुलर कंडीशन है जिसके बारे में बताना होगा, पर्टिकुलरली इंडिया में, जो कि एंडेमिक कंट्री है फाइलेरिया के लिए, कि कभी किसी को यदि माइक्रोफाइलेरिया का अटैक होता है बॉडी में, और माइक्रोफाइलेरिया फाइलेरियल वेसल्स में होता है, और फाइलेरियल वेसल्स में फाइलेरियल लिम्फेटिक्स को जब वो ब्लॉक कर देता है, तो जो भी एक्सेस फ्लूइड टिश्यू में जनरेट हो रहा है, वो एक्सेस फ्लूइड लिम्फेटिक्स के थ्रू हार्ट के अंदर जो पहुंच रहा होता है, तो रास्ते में ये बाधा बन के खड़ा हो जाता है। कौन? माइक्रोफाइलेरिया। क्या कर रहा है वो? जो लिम्फेटिक वेसल्स है उसको ब्लॉक कर दिया उसने। तो क्या होता है, सपोज कि राइट लोअर लिम्ब में फाइलेरियल अटैक हुआ, तो पता चलेगा, हिस्ट्री ऐसी होगी कि मरीज को बुखार आया, बुखार के बाद जाड़ा लगा, जाड़ा के बाद जो है अचानक दाहिना पाँव सूज गया। बायां पाँव ठीक है, दाहिना पाँव सूज गया, यानी कि वहाँ कुछ कारण है, फीवर के साथ है तो ज्यादा चांसेस है कि फाइलेरियल अटैक होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोफाइलेरिया को मारने के लिए हम लोग डाइथाकार्बोजिन साइट्रेट देते हैं। और कई बार ये काम करता है, कई बार ये काम नहीं भी करता है, क्योंकि जो माइक्रोफाइलेरिया डेड हो जाता है, डेड तो हो जाता है, लेकिन यदि वेसल्स को पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ, स्पेस क्रिएट नहीं हुआ, उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, उसकी लाश की वजह से लिम्फेटिक वेसल्स जाम है, तो ये दवा देने के बाद भी फाइलेरिया इम्प्रूव नहीं करता है। इसलिए वो कहते हैं कि फाइलेरिया यदि पुराना हो गया है, तो दवा देने के बावजूद भी फाइलेरिया पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता, और हम लोग को सर्जरी करनी पड़ती है। तो जब लिम्फेटिक ब्लॉकेज होता है तो एडिमा पैदा होता है, एडिमा के बाद जो है वहाँ पर कुछ फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, फाइब्रोब्लास्ट आने के बाद वहाँ पे फाइब्रोसिस होने लगता है। तो शुरू में सूजन ऐसी होती है कि उंगली दबाओ तो दब जाता है, लेकिन बाद में जो है बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाथी पाँव। बिल्कुल पूरा का पूरा हाथी पाँव जैसा होता है, आप उंगली दबाएं तो उंगली भी नहीं दबेगी, क्योंकि पूरा का पूरा लिम्ब जो है फाइब्रोज हो जाता है। एडिमेटस पहले होता है, बाद में फिर फाइब्रोसिस आती है, और फिर ये फिर लाइलाज हो जाता है, दवा से ठीक नहीं होता, फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। अब मैनेजमेंट की बात यदि करें, तो जो हमने कॉजेज डिस्कस किए, उस कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा, जिसमें सबसे कॉमन कॉजेज है लाइफस्टाइल। और ये महिलाओं में काफ़ी कॉमन है, बहुत सारी महिलाएं आती हैं, वो थायराइड का जांच करवा के आती हैं, लीवर का, किडनी का सारा जांच करवा के आती हैं, सारा जांच नॉर्मल होता है, फिर भी पाँव में सूजन का प्रॉब्लम बना रहता है। उनको लाइफस्टाइल चेंज करना होता है, सुबह-सुबह टहलना है, एक्सरसाइज करना है, और वेट को घटाना है, और ये करने के बाद जो है उनके पाँव का सूजन ठीक होने लगता है। और जो अदर जो दूसरे कॉजेज़ हैं, लीवर के कॉजेज़ हैं, किडनी के कॉजेज़ हैं, उनमें कई दवाओं का इस्तेमाल होता है। यहाँ प्रासंगिक ये होगा कि हम आपको बताएँ एक ऐसी दवा के बारे में, जो पेशाब के माध्यम से शरीर के अंदर के एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकाल देती है। वो बहुत ही अच्छी दवा है, वो है टोर्सेमाइड। बाज़ार में डाइटोर के नाम से उपलब्ध है। टोर्सेमाइड देने से शरीर के अंदर का जो एक्सेस ब्लड है, एक्सेस फ्लूइड है सर्कुलेशंस में, वो पेशाब के माध्यम से बाहर करता है, और सूजन में कमी आ जाती है।